प्राणायाम का हर साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम के चमत्कारों से परिचित है, लेकिन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम का कोई प्राणायाम नहीं है। मुनि घेरंड के द्वारा लिखी गई संहिता में प्राणायाम के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। सूर्य भेदी रुज्जयी चैव, शीतकारी शीतली तथा भ्रामरी भस्त्रिका चैव, मूर्छा प्लाविन्यस्तधा। ये 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। हठ योग प्रदीपिका जो प्राणायाम का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सारी प्रक्रिया को बताने वाला, वह कहता है कि यद्यपि शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है, लेकिन यह सभी प्राणायामों का ऐसा आधार है जिसके किए बगैर किसी प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। उसमें कहा गया है, यावद नाड़ी न शुद्धयेत तावत प्राणम न साधयेत, यानी जब तक नाड़ियों की शोधन नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और घेरंड संहिता कहती है, नाड़ी शुद्धि ततः कुर्यात् प्राणायामम समाचरेत, यानी पहले नाड़ियों की शुद्धि करो, उसके बाद प्राणायाम करो। दाहिनी नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास लेना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी प्राणायाम की जो प्राणायाम न होते हुए भी सभी प्रकार के प्राणायामों के लिए बहुत आवश्यक है, और वह प्राणायाम है नाड़ी शोधन, जिसको करने का सही तरीका और पूरा उसके पीछे का विज्ञान आप आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप उसकी पूरी प्रक्रिया को भी समझ सकें और उससे होने वाले सारे लाभों को उठा भी सके। दोस्तों, योग का विज्ञान ये कहता है कि सांसें ही वह एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को, हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, इन सब को नियंत्रित करके हमारे पूरी की पूरी नियति को बदल सकती हैं। इस पर सामान्य रूप से विश्वास करना मुश्किल हो कि हमारे सांसें इतनी भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस तथ्य को आज के विज्ञान के हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था, और न सिर्फ जाना था बल्कि उसके लिए पूरा एक प्रक्रिया और पूरा शास्त्र विकसित किया था, जिसे हम प्राणायाम के विभिन्न ग्रंथों के रूप में जानते हैं। हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता, याज्ञवल्क्य हठ योग और पतंजलि योग सूत्र, इन सारे ग्रंथों में प्राणायाम की महिमा का वर्णन है और जीवन में क्या क्या बदलाव उससे लाए जा सकते हैं, इसका पूरा का पूरा विश्लेषण है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनमें कहीं भी नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम के किसी प्राणायाम का जिक्र नहीं है। जब हमारे ऋषियों ने प्राणायाम की शक्ति को समझा तो उन्होंने यह पाया कि प्राणायाम का अर्थ सिर्फ गहरी सांसें लेना या उसे अपने अंदर रोकना नहीं है। प्राणायाम का अर्थ है अपने प्राणों की जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स को बढ़ाना और उसे इतना विस्तार देना कि वह इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाए और इस कॉस्मिक प्राण का पूरी तरीके से हिस्सा बन सके। तो प्राणायाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में उतारने की वह कीमियागिरी और वैज्ञानिक विधि जो न केवल असीमित शक्ति दे सकती है, बल्कि ऐसी शक्तियां भी प्रदान कर सकती है जो जीवन में चमत्कार जैसी लगती हैं। प्राणायाम का असली अर्थ है अपने जीवन को अपग्रेड करने का साइंस। आप इसे कॉस्मिक वाईफाई भी कह सकते हैं, और इसलिए प्राणायाम को साधने का अर्थ है अपने जीवन को, अपनी नियति और भाग्य को भी साध लेना, अपनी मुट्ठी में कर लेना। प्राणायाम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारे वेद, क्योंकि इसका जिक्र ऋग्वेद से प्रारंभ होता है और उपनिषदों तक लगातार इसका पूरा विवरण मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, यदिदम किंच जगत सर्वम प्राणे नाभिव्याप्तम, माने जो कुछ भी इस संसार में है सब प्राण से व्याप्त है, एक ऐसी जीवनी शक्ति से व्याप्त है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और वो हमारे अंदर भी है। उसे विकसित करने का नाम प्राणायाम है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में प्राणायाम को 5 प्राणों के संयोजन के रूप में देखा गया था। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 प्राणों का संतुलन कैसे किया जाए, इस रूप में प्राणायाम को देखा गया है। बाद में उपनिषदों ने इसका बहुत विस्तार किया। कठोपनिषद में कहा गया है कि साधक
प्राणों को अपने अपान से और अपान को अपने प्राणों से मिलाता है, यही प्राणायाम है। अगर आज हम जिस प्राणायाम की बातें करते हैं, जिसकी हम साधना करते हैं, अगर इसका उल्लेख हम देखना चाहें तो यह सबसे पहले मिलता है घेरंड संहिता में। मुनि घेरंड के द्वारा लिखी गई संहिता में प्राणायाम के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। सूर्य भेदी रुज्जयी चैव शीतकारी शीतली तथा भ्रामरी भस्त्रिका चैव मूर्छा प्लाविन्यस्तधा। ये 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? आज इसको देखते हैं। क्योंकि प्राणायाम की इस परिभाषा को देखकर मन में यह सवाल उठता है, क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है? क्या हम जो करते हैं नाड़ी शोधन के नाम पर, उसका कोई प्रारंभिक जिक्र नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या नाड़ी शोधन का कोई लाभ भी है या नहीं? क्या लोगों ने इसे बाद में जोड़ दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राणायाम की श्रेणी में इसे न रखा गया, लेकिन इसका जो विस्तृत प्रभाव का जिक्र किया गया है वह अद्भुत है। हठ योग प्रदीपिका जो प्राणायाम का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सारी प्रक्रिया को बताने वाला, वह कहता है कि यद्यपि शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है, लेकिन यह सभी प्राणायामों का ऐसा आधार है जिसके किए बगैर किसी प्राणायाम का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। उसमें कहा गया है, यावद नाड़ी न शुद्धयेत तावत प्राणम न साधयेते। यानी जब तक नाड़ियों की शोधन नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और घेरंड संहिता कहती है, नाड़ी शुद्धि ततः कुर्यात् प्राणायामम समाचरेत्। यानी पहले नाड़ियों की शुद्धि करो, उसके बाद प्राणायाम करो। दोस्तों, नाड़ी शोधन यह उसी प्रकार से आधारशिला है जो किसी भी बड़े भवन की सुंदरता का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन नींव की तरह उसके नीचे मौजूद रहता है। अगर वो नींव न हो तो वो अट्टालिका भी खड़ी नहीं होगी। इसी प्रकार पूरे संपूर्ण प्राणायाम का एक आधार है नाड़ी शोधन। इसलिए नाड़ी शोधन को प्राणायाम की शास्त्रीय परिभाषा में शामिल न करने के बावजूद सभी ग्रंथों ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि पहले नाड़ी शोधन होना चाहिए। क्यों इतना आवश्यक है ये? आप ऐसे कल्पना कीजिए कि यदि कोई बहुत बड़ा चैनल्स का एक नेटवर्क है, सीवर का एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में आपको कोई चीज़ हर जगह पहुंचानी है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? उस नेटवर्क का क्लीन होना। शरीर में समझें तो शरीर में हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं बहुत लंबी हैं, बहुत घनी हैं, लेकिन अगर पोषण को हर अंग तक पहुंचना है, रक्त वाहिकाओं का खुला होना जरूरी है। कहीं भी अगर क्लॉटिंग होती है तो हम कहते हैं कि ये ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज को हटाने के लिए बहुत से तरीके अपनाने पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर का जो दूसरा स्तर है, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, उसमें 72,000 नाड़ियां मानी गई हैं योग शास्त्र में, और ये नाड़ियां ऊर्जा के चैनल हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अन्नमय कोश में रक्त वाहिकाएं हैं, और इन ऊर्जा चैनलों में वह प्राण ऊर्जा बहती है जो हमें सिर्फ जीवित ही नहीं रखती, बल्कि हमारी सारी चेतना, प्राण सबका आधार होती है। अब उस चेतना को बनाए रखने, प्रवाहित करने और हर अंग में उसको पहुंचाने के लिए जरूरी है कि ये सभी नाड़ियां खुली हों, और इन्हीं को खोलने का नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणमय कोश की 72,000 नाड़ियों को अवरोध मुक्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को घेरंड संहिता में बताया भी गया है कि कैसे इसे करना है। प्राणायामों के अतिरिक्त सबसे पहले अभ्यास के रूप में इसको बताया गया है। वामेन पूरयेत प्राणम धारयित्वा यथा बलम। यानी बाईं नासिका से श्वास लीजिए और पूरक करने के बाद जितनी शक्ति हो उतनी देर तक उसे अंदर रोकिए, कुंभक कीजिए। रेचयेत दक्षिणेनैव पुनश्च दक्षिणेन च। यानी उसके बाद उसे दाहिनी नासिका से बाहर निकाल दीजिए, और फिर इसके बाद दाहिनी नासिका से श्वास लेकर कुंभक कीजिए और बाईं नासिका से बाहर निकाल दीजिए। तो इससे आपको यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के पहले किया जाने वाला अनिवार्य वह साधना है जो प्राणायाम को सफल बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में आप कुछ भी करें, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी या कोई भी पारंपरिक प्राणायाम, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो
सवाल ये है कि इस नाड़ी शोधन को करना कैसे चाहिए, क्योंकि नाड़ी शोधन के बारे में बहुत सी बातें हम लोग सुनते हैं। कोई अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन कह देता है, कोई नाड़ी शोधन की कुछ भी प्रक्रिया बता देता है। लेकिन जब घेरंड संहिता जो इसका मानद ग्रंथ है उसको देखेंगे तो स्पष्ट बताता है कि बाईं नाक से श्वास लेना है, यथाशक्ति उसे अंदर रोकना है और फिर छोड़ना है। यहाँ एक समस्या आती है, यथाशक्ति का क्या अर्थ लें? जिसकी जितनी क्षमता है उतनी देर रोके, जाहिर है अर्थ तो यही है। लेकिन बाद में जब हठ योगियों ने और नाथ संप्रदाय के साधकों ने इसका बहुत प्रयोग किया उस पर, और उन्होंने यह पाया कि हर बार अलग अलग समय तक कुंभक करने से शरीर पर भी अलग अलग प्रकार के असर पड़ेंगे, नियंत्रण नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि जितनी देर में श्वास लेना है उससे 4 गुना समय तक उसको रोकना है, कुंभक करना है, और फिर उससे 2 गुना या 3 गुना समय में छोड़ना है। सीधी बात कहें, अगर 10 सेकंड में हमने श्वास ली है तो 40 सेकंड तक उसका कुंभक करना चाहिए और 20 से 30 सेकंड के अंदर उसे छोड़ना चाहिए। लेकिन यह सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक था कि यदि यह क्रम न बनाया जाए तो कभी आप ज्यादा देर तक श्वास रोकेंगे और फिर झटके से श्वास छूट जाएगी, क्योंकि बहुत देर तक कुंभक कर लिया है। प्राणों में एकदम ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होगी और सांसें छूट जाएंगी। यह नुकसान होगा, क्योंकि अचानक सांसें छूटने पर जो दबाव बनेगा वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए केवल 40 सेकंड तक रोकने की बात या 4 गुना समय तक रोकने की बात की गई है। चलिए सीखते हैं कि इसका क्रम कैसे होना चाहिए और सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां प्रदूषण कम हो और प्रातः काल का समय सर्वोत्तम होता है, यह आप पहले से जानते हैं। वहां बैठिए, अपने शरीर को शांत कीजिए, मन को विचारों से हल्का कीजिए। और इसका तरीका क्या है? वही अनुलोम विलोम की प्रक्रिया अपनाइए, क्योंकि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रारंभिक चरण है और इसका उल्लेख भी शिव संहिता में मिलता है कि वाम नाड़ी से श्वास लो, दाहिने से छोड़ो, फिर दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो। यह एक तैयारी की प्रक्रिया होती है। यह क्रम अगर आपने 5 से 7 बार किया तो आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी और दिमाग में चलने वाले विचार कम हो जाएंगे। इसके बाद शांत स्थान पर जब आप बैठे हैं तो वहां पर प्रयास करें कि सिद्धासन में बैठें, क्योंकि सुखासन में बैठने पर आपके स्पाइनल कार्ड हो सकता है कि पूरी तरह सीधी न रहे। तो वहां मैं सलाह ये देता हूं कि अगर आपसे पीठ को सीधा रखना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभ्यास नहीं है, तो आप प्रयास ये करें कि किसी पेड़ से या किसी दीवार से सहारा लेकर बैठे, जिससे आपकी पीठ सीधे सीधे 90 डिग्री पर रहे। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें और रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। यहाँ भी कुछ लोग सवाल ये कहते हैं कि भाई किसी उंगली से किया जा सकता है, कोई भी फिंगर कहीं भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपकी बाईं नासिका को चंद्र स्वर कहा जाता है, अर्थात ये चंद्रमा से संबंधित है। इसको ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। और दाहिनी नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं, यह सूर्य से संबंधित है और इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। अब ये अंगूठा हाथ में अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। अग्नि तत्व सूर्य नाड़ी का सबसे प्रमुख तत्व होता है। उसी प्रकार रिंग फिंगर ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और पृथ्वी तत्व चंद्र नाड़ी का सबसे प्रमुख तत्व होता है। तो जब आप चंद्र नाड़ी पर पृथ्वी तत्व का और पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर पर अग्नि तत्व का प्रयोग करते हैं तो लाभ बढ़ जाते हैं, उस श्वसन के लाभ बढ़ जाते हैं, कोई काउंटर इफेक्ट नहीं होता है। तो दाहिनी नाक पर अंगूठे को और बाईं नासिका पर रिंग फिंगर को रखना है। शेष इन दोनों उंगलियों को मोड़ कर रखिए, इस प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब छोटी उंगली को खुला छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद अपनी गर्दन को, पीठ को, सीने को एकदम स्ट्रेट रखते हुए दाहिनी नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास लेना है। मैं बोल के बता रहा हूं, लेकिन आप बोलिएगा मत, क्योंकि अगर बोलेंगे तो श्वास टूट जाएगी। तो बाईं नासिका से आपने श्वास को अंदर लिया। लेने के बाद आप इन दोनों को बंद कर दीजिए और श्वास को कुंभक के जरिए अंदर रोकिए। कुंभ का अर्थ क्या होता है?
घड़ा। घड़ा कब बनेगा? जब आपकी श्वास पेट में जाए, सीने में नहीं। तो इसीलिए डायफ्रामिक ब्रीदिंग कीजिए, नीचे तक सांस को ले जाइए, पेट को फूलने दीजिए। उससे खूबसूरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वह योग के लिए अनिवार्य है। पेट को फूलने दीजिए, श्वास को पेट में रखिए। कब तक? जितनी देर में श्वास लिया है। तो काउंट करके श्वास लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब रोकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं नासिका को बंद रखते हुए दाहिनी नासिका से अंगूठा हटा लीजिए और 10 सेकंड या 12 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, 12 सेकंड 15 सेकंड भी हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है, कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल इसलिए कि मैं बहुत देर तक सांस रोक पाऊं आप रोकते हैं तो उसका नुकसान होगा। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुंभक गलत करने के क्या क्या नुकसान होते हैं और कुंभक का वैज्ञानिक महत्व क्या है। लेकिन अभी यह समझ लीजिए कि अगर आप ज्यादा सांस रोकेंगे तो एक झटके से सांस छोड़ने की जरूरत होगी। हो सकता है मुंह से श्वास छोड़ें, जो और भी गलत होगा, और फिर मुंह से ही श्वास ले भी लेंगे। तो इससे बचने के लिए पहले 5 सेकंड से शुरू कीजिए। 5 सेकंड में बाईं नाक से सांस लीजिए, 20 सेकंड तक उसे रोकिए और 10 या 12 या 15 सेकंड में धीमे धीमे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इस नासिका को बंद रखिए। दाहिने से छोड़ा है, अब दाहिने से सांस लेंगे, वही 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5। अब दोनों को बंद कर लीजिए, 20 सेकंड तक इसको रोकेंगे और 20 सेकंड के बाद रिंग फिंगर को हटाते हुए बाईं नासिका से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों नासिका से सांस लीजिए। ये एक चक्र पूरा हुआ नाड़ी शोधन का। अब इसमें कुंभक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप कुंभक करते हैं तो अंदर प्रेशर पैदा होता है। जब बाईं नासिका से लेकर आपने कुंभक किया है तो पूरा जो हमारा बायां हिस्सा है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल मानते हैं, शरीर का बायां हिस्सा, इसमें एक दबाव बनता है हार्ट पर, लंग्स पर, ब्रेन में भी, लेकिन ब्रेन में दाहिने तरफ, क्योंकि ये दाहिने से जुड़ा होता है। तो दाहिने ब्रेन के साथ बाएं शरीर में एक दबाव बनता है हमारे एनर्जी चैनल पर, और अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुलता है। फिर जब उस श्वास को आप दाहिनी नासिका से छोड़ते हो तो यह पूरा क्लीन होता है। अब इसके बाद दाहिनी तरफ से जब हम सांस लेते हैं, सूर्य स्वर से सांस लेते हैं, तो फिर उसी प्रकार का दबाव दाहिनी ओर बनता है और यह पूरा हमारा दाहिना शरीर भी क्लीन हो जाता है। तो एक चक्र में आपका दाहिना और बायां दोनों क्लीन हो जाएगा। लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए नाड़ी शोधन को कम से कम 5 बार शुरुआत आप कीजिए। ठीक है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो 3 बार से आप शुरू कीजिए, लेकिन 5 बार करेंगे तब इसका असर आपको दिखना शुरू होगा। मानसिक शांति के रूप में, आपके हार्ट रेट वेरिएशन के रूप में, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होने लगेगी, आपका ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन रेट है वो बढ़ने लगेगा और आपकी स्किन में एक ग्लो आने लगेगा। आप अपने दिमाग को ज़्यादा शांत महसूस करेंगे, स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे। ये सारे लाभ अगर प्रतिदिन आप 5 नाड़ी शोधन करें तो 1 सप्ताह में मिलने लगेंगे। लेकिन नाड़ी शोधन का अगर पूरा लाभ लेना है तो इसे 21 बार तक ले जाना होता है। यह 21 बार तुरंत नहीं पहुंचेगा, इसके लिए कम से कम 1 माह या उससे 1.5 माह का समय लग सकता है। उतने दिनों तक अगर नाड़ी शोधन करते हैं तो इसके बाद जो लाभ आते हैं, मैं उन लाभों को आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम कुंभक करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेशियो होता है। लगभग 95 to 98% सैचुरेशन होता है ब्लड में ऑक्सीजन का नॉर्मल ब्रीदिंग में, और 40 mmHg माने मर्क्यूरी लिमिट इसको कहते हैं, मिलीमीटर मर्क्यूरी लिमिट। तो इतना दबाव होता है
CO2 का 40 के आसपास, लेकिन जब कुंभक करते हैं तो ये रेशियो चेंज होता है। इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है, वो 95 के नीचे आता है, वो 92-95 हो जाता है, और CO2 का जो प्रेशर 40 था वो बढ़ के 45-50 हो जाता है। अब सुनने वालों को लगेगा कि साहब कुंभक करने से ये लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, ये लाभ है, क्योंकि बोहर इफेक्ट साइंस का एक प्रयोग हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि अगर कंट्रोल्ड वे में हाइपोक्सिया का प्रयोग किया जाए, यानी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो उसके 2-3 अद्भुत परिणाम होते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं रेड वाले, हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, वही ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सेल तक। तो नॉर्मल वे में जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहती है तो वो बहुत केयरलेस तरीके से रहते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट तरीके से कैरी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगता है वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं और फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हर सेल तक बड़े तरीके से पहुंचाते हैं। तो होता ये है कि जैसे CO2 बढ़ता है वैसे ही सेलुलर लेवल पर आपका ऑक्सीजन बढ़ जाता है, घटने की बजाय वो बढ़ जाता है। फिर जैसे ही CO2 बढ़ता है तो वह ब्रेन की वेव्स को अलग ढंग से प्रभावित करता है। ब्रेन वेव्स हमारी नॉर्मली बीटा और गामा की स्थिति में रहती हैं, यानी एक्टिवेटेड रहती हैं, हाइपर एक्टिव मोड में रहती हैं। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए हाइपर एक्टिविटी को बंद करो, तो वो तुरंत बीटा और गामा को बंद करके ब्रेन को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाता है। अब आप तो जानते हैं कि अल्फा और थीटा स्टेट ही वह स्टेट होती है जहां हम सबसे ज़्यादा काम डाउन होते हैं, फोकस्ड होते हैं, एकाग्र होते हैं। साथ साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तुरंत बढ़ने लगती है, क्योंकि ब्रेन आपस के न्यूरॉन्स को कनेक्टेड होने के लिए स्टिमुलेट करने लगता है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा लाभ विज्ञान में ये पाया गया कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो हार्ट, जो नॉर्मली अपनी ही स्पीड से चलता रहता है पूरे जीवन भर, उसको भी ये सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो थोड़ा सा बदल गया है, तो वो भी चला जाता है सर्वाइवल मोड में। और सर्वाइवल मोड में वो करता ये है कि अपनी बीट को एकदम कैलकुलेटेड वे में कर लेता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा नीचे आने लगता है, शांत होने लगता है, और ब्लड के सारे जो प्रेशर हैं, HRV जिसको कहते हैं, हार्ट रेट वेरिएशन कहते हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये सारे लाभ होते हैं नाड़ी शोधन से। और बाकी योग में जो बताया गया है वो तो सब अद्भुत है ही है। योग कहता है कि अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं तो आपको अन्य किसी भी प्राणायाम को करने की बाध्यता नहीं है। करें, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो अकेले यह प्राणायाम ऐसा है जो आपके बॉडी की सारी ऊर्जा को एकदम पूरी तरीके से हर जगह पहुंचाएगा, डिटॉक्सिफाई करेगा बॉडी को भी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को बढ़ाएगा, आपके हार्ट रेट और BP को कंट्रोल करेगा, आपकी कॉमनेस को बढ़ाएगा। तो भाई इतने सारे लाभ अगर अकेले एक प्राणायाम से मिल रहे हैं तो क्यों न करें नाड़ी शोधन। तो दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम के ये अद्भुत चमत्कार आप भी अनुभव कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। और हाँ, ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, ताकि मैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत करूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।